गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। तो जो है, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों से कंटेंट तैयार न होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसका भी एक जो है रीज़न है जो कि वैलिड है, क्योंकि मैं पिछले कुछ 2 दिनों से आउट ऑफ टाउन था, जहां ये जो है संभव नहीं हो पाया। देन हमेशा की तरह सीधा चलते हैं हम अपने आज के टर्मिनोलॉजी पर, आज के अपने टर्म पर। लेकिन इस बार हम 3 टर्म्स की जगह सिर्फ एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे आज, और उसे ही समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं आज के अपने टर्मिनोलॉजी, आज के अपने शब्दावली पर। तो वो होगा यूनिट बैंकिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई बैंकिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यूनिट बैंकिंग यानी इकाई बैंकिंग। ऐसा भी एक टर्म होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो चलिए हम आते हैं सीधा, हमेशा की तरह पहले से डिफाइन करने का एक बार प्रयत्न करेंगे। तो कुछ इस तरीके से, अ बैंकिंग सिस्टम इन विच अ बैंक ऑपरेट इन लिमिटेड एरिया एंड डजंट ओपन एनी अदर ब्रांच। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए पहले हिंदी में कन्वर्ट कर दूं। ये जो है एक ऐसा जो है नियंत्रण इकाई बैंक होता है जिसका खुद का अपना एक कार्यालय होता है, जो किसी के भी स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होती है, बल्कि इस बैंक का यानी यूनिट बैंक का स्वयं का एक शासी अधिशासी बोर्ड या मैनेजमेंट बोर्ड होता है, जो इसको रेगुलेट करता है। और खास पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिट बैंकिंग की कोई ब्रांच यानी कोई शाखा ही नहीं होती। जी हाँ, मेन पॉइंट ये है कि इसकी अब कोई शाखा ही नहीं होती। ये एक ऐसा बैंक है जिसकी कोई अपनी ब्रांच नहीं होती, सिर्फ एक ही कार्यालय, एक ही हेड ऑफिस होता है। जी बिल्कुल। और इसका मेन मोटिव भी और बैंकों की तरह ही है, उद्देश्य और बैंकों की तरह ही है, जो कि है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन को प्रोवाइड कराना। जी हाँ, क्यों इसको जो है पूर्ण एक स्वतंत्र निकाय इसलिए बोला जाता है, एक मैंने स्वतंत्र निकाय भी शुरुआत में बोला था, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो यूनिट बैंकिंग है, जो यूनिट बैंक है, इकाई बैंक है, उस पर किसी भी अदर बैंक, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी निकाय या किसी भी कंपनी का जो है इस पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र निकाय खुद ही में है। ठीक है जी। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। कुछ इस तरह हमने इसको डिफाइन किया है। हम इसके बारे में और भी थोड़ा कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर यूनिट बैंकिंग को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विश्व है, जो दुनिया है, ये इसमें बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो भौगोलिक क्षेत्र से और एज ए पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है। ठीक है जी। तो वहाँ जो है बैंक ब्रांचेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ यूनिट बैंक ही प्रभावी है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम ही प्रभावी है, उसी के माध्यम से काम चल जाता है। तो फिर बैंक ब्रांच को लाने का कोई मतलब ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जो है यूनिट बैंक होगी, कई यूनिट बैंक होंगी, लेकिन उनकी कोई ब्रांच नहीं होगी। अपने आप में ही उनका खुद का एक हेड ऑफिस होगा, वहीं से सारा जो है जो भी उनका कार्य होगा वो संचालित होगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिट बैंकिंग, इकाई बैंक या यूनिट बैंकिंग सिस्टम। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा इसे जानने की कोशिश करें। हाँ जी। चलिए इसके जो है अब मैं
कुछ फ़ायदे भी कि आखिर जब ये यूनिट बैंक लाया गया है तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? देन सबसे पहले तो हम कुछ जानेंगे इस तरीके से जो है बेनिफिट। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट, एज अ पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में, तो ध्यान में भी थोड़ा रहता है। पॉइंट वाइज एक दो निकल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आसान प्रबंधन। अब ऐसा होता है कि क्योंकि यूनिट बैंक बेहद छोटे बैंक्स होते हैं, ठीक है जी, तो उनका संचालन भी छोटे स्तर का ही होता है। तो क्या होता है, तो छोटे बैंक होने की वजह से उनका संचालन, उनका प्रबंधन, उनका नियंत्रण बेहद आसान हो जाता है, जिस वजह से प्रबंधन और नियंत्रण में कभी कभी जो वित्तीय धोखाधड़ी का जो जोखिम होता है ना, वो बेहद कम हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा है कि ये एक ऐसा बैंक होता है, मतलब स्टेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि स्थानीयकृत बैंक। सेकंड पॉइंट ऐसा ले सकते हैं, स्थानीयकृत बोल सकते हैं हम इसको। स्थानीयकृत बैंक क्या होता है? एक ऐसा बैंक जो एक ही जगह रहकर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसा बैंक जब एक ही स्टेबिलिटी के साथ एक ही जगह, छोटा सा बैंक है, पॉपुलेशन छोटी है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, ज्योग्राफिकल एरिया है वो कम है, तो बैंक जब जो स्थानीयकृत होता है तो बैंक वहाँ के लोगों की समस्याओं से अच्छी तरीके से अवगत होता है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, बैंक अधिकारी होते हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं भली भांति प्रकार से, तो उन्हें हल करने में वो अपनी जो है एक पॉजिटिव भूमिका को निभा सकते हैं, सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ की इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उनके पास। ये मानिए कि एक तरीके से जानते हैं वो लोग उन सभी को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा आ जाता है वो है त्वरित निर्णय। ये कैसा मतलब? देखिए, क्योंकि एक छोटे स्तर का बैंक है, अब जाहिर सी बात है एक ही हेड ऑफिस है, अगर बैंक से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो उसका जो समाधान भी बहुत ही कम समय में कर लिया जाता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है, ठीक है। एक लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता बैंक को या कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो है ऑपरेशन में, फोर्थ पॉइंट है शायद, ऑपरेशन में लचीलापन। जी हाँ, ये एक फ्लेक्सिबल बैंक माना जाता है और इसके मैनेजर जो है, जो यूनिट बैंक होता है उसका जो मैनेजर है वो अपने विवेक के अनुसार त्वरित निर्णय दे सकता है। उसको जो है ये भी अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं हम इसके जो है आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, शायद फिफ्थ पॉइंट है। उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव पॉइंट एक ये है कि बड़े स्तर पर शाखा का कोई प्रबंधन तो होता नहीं है, तो यूनिट बैंक को ब्रांच बैंक की तरह जो है उन समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगों से, जो इसके कस्टमर्स होते हैं, उनसे अच्छी खासी जो है एक पहचान सी बन जाती है, उनके बारे में, उनके व्यवसायों के बारे में, उनके उद्योगों के बारे में इन्हें सटीक जानकारी प्राप्त करने में आसानी रहती है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है जी। और इसके साथ ही लास्ट पॉइंट शायद है पॉजिटिव का, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि थोड़ा बोर्ड नहीं है, नहीं तो पॉइंट आउट कर ले तो दिमाग में रहता है, पॉइंट्स पता चलते रहे, उसे डिफाइन करना तो बड़ा आसान होता है। हाँ जी, लास्ट है कोई अक्षम शाखा नहीं। अक्षम मतलब कि कोई ऐसी शाखा नहीं यूनिट बैंक में, या मतलब कोई ऐसा यूनिट बैंक काम नहीं करता
जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। जैसे सरकार जो एक आ जाती है ना कई बार बैंक्स को बचाने के लिए, ऐसा यूनिट बैंक्स के साथ नहीं होता। उन्हें नहीं इस स्थिति में बचाया जाता, वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं अगर वो वर्किंग प्रोग्रेस में नहीं है, अगर लाभ मतलब उस तरीके का कार्य नहीं कर पा रहा है जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो करते हैं, वो स्वतः खत्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात है इसके कुछ बेनिफिशियल पॉइंट हैं तो नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, क्योंकि दोनों ही इम्पैक्ट, जब भी किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है चाहे कोई भी चीज़ हो तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहला पॉइंट लिया था सीमित दायरा, तो नेगेटिव पॉइंट भी है इस चीज़ का सीमित दायरा, क्योंकि ये यूनिट बैंक एक सीमित दायरे में काम करते हैं तो इनका लाभ भी जो है वो कम ही रहता है, उतने बड़े स्केल पे लाभ नहीं अर्जित कर पाते हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा कि विशेषज्ञों की कमी, क्योंकि स्टाफ लिमिटेड होता है, इनके पास ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को, तो एक विशेषज्ञों की जो टीम बनती है, क्योंकि दूसरा इनके पास जो है इतना धन नहीं, इतने मात्रा में होता है कि उन्हें अफोर्ड कर सकें, उन्हें जो है अपने यहाँ रख सकें, तो विशेषज्ञों की कमी होती है इनके यहाँ। ठीक है जी। और इसके साथ ही पहला दूसरा पॉइंट तो ये, तीसरा ये कि ये जो बैंक्स जो होते हैं यूनिट बैंकिंग, वो जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी सेवा से वो दूर रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं, इनकी स्किल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, अच्छी नहीं होती है, तो ये जो है वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने से बचते हैं, बल्कि बड़े क्षेत्रों में ही या जो शहरी एरिया होता है उन्हीं में अपनी सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी मैं आपको भविष्य में एक पूरी एक क्लास जो है सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ही लाऊंगा कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह आया और आखिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या। फ़िलहाल तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं जो यूनिट बैंकिंग सिस्टम है। और नेगेटिव एक पॉइंट इसका ये होता है क्योंकि ये स्थानीयकृत बैंक होता है, बहुत ज़्यादा स्थानीयकृत मान लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा एक ही जगह रहता है, तो स्थानीय लोगों का दबाव भी इनके ऊपर रहता है, जिससे जो है इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग प्रोग्रेस है, ठीक है जी, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। वो दबाव बनाते हैं तो वो भी इनका जो कार्यकाज है, कामकाज है, उनको प्रभावित करता है। और इसके साथ ही जो है क्या होता है कि जोखिमों का वितरण, जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, जोखिमों का वितरण। अब जोखिमों का वितरण क्या होता है? अब सपोज मान लीजिए कि बहुत छोटी आबादी है, ठीक है जी, ऐसा तो है नहीं कि डिवाइड करके कुछ कुछ मात्रा में पैसा या लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों को, कई लोग हैं जो ज़्यादा ले जा रहे हैं। अब जब वो वापस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक बंदे से, ठीक है, तो उसमें जोखिम का थोड़ा चांसेस भी बढ़ जाता है इस चीज़ को लेके कि एक बंदा नहीं वापस कर पा रहा है उस चीज़ को। अगर बड़े स्केल पे ये बैंक फैला हो तो बड़े स्केल पे लोगों तक जो है लोन पहुंचाएगा, लेकिन वो तो नहीं हो पाता है ना। छोटे छोटे स्तर पर भी अगर कई लोगों को छोटे स्तर पर अगर लोन प्रोवाइड कराया जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है धन के डूबने की। कंपैरिजन किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा पैसे दे दो, उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट मुझे याद नहीं है कौन सा पॉइंट है ये वाला लेकिन फिर भी नेक्स्ट पॉइंट बोल देता हूँ मैं। संकट, जब आर्थिक जो संकट होता है ना, उसका सामना करने में ये सक्षम उतने नहीं होते हैं। क्यों? अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए कि एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई बैंक है, यूनिट बैंक की बारे में बात कर रहे हैं हम, एक बैंक है वो, ठीक है, उसमें जो उसके कस्टमर्स हैं, बैंक कस्टमर्स हैं, उन्होंने डिपॉजिट किया है ना जी, डिपॉजिट कर रखा है। अब मान लीजिए कभी एक साथ वो लोग लाइन लगा के खड़े हो गए अपनी विड्रॉल करने के लिए, निकासी करने के लिए अपनी जमा का, तो सबसे बड़ी समस्या तो उसके लिए ये पैदा हो जाएगी
कि वो अब धन की वापसी कैसे करें। इतने बड़ी मात्रा में एक साथ रिजर्व तो होता नहीं है, इन्वेस्ट तो कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमने समझा है यूनिट बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग सिस्टम को। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यूनिट बैंकिंग सिस्टम मैं समझाने में जो है समर्थ रहा या समझा सका, मुझे उम्मीद है। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ एक बार आप कोशिश ज़रूर करेंगे इस चीज़ को समझने की। एंड आज के लिए इतना ही। देन तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।